So good morning everyone. I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें. सो आज के टॉपिक्स देखते हैं. जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ स्पेस डक्स मिशन है. इस पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे. दैट इज़ जो डेक टेक्नोलॉजी है वो क्या है, डॉकिंग टेक्नोलॉजी क्या है. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस पर डिटेल मैंने प्रिपेयर किया है क्योंकि इस पर प्रश्न बिल्कुल आ सकता है. ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है, रुपी क्यों फॉल कर रहा है, तो ये एक प्रश्न आएगा. इस पर अलग अलग जो आस्पेक्ट है वो डिस्कशन करेंगे. ग्लेन रॉकेट के ऊपर डिस्कस करेंगे और फिर मेंस का क्वेश्चन है. तो यहाँ पे साइंस टेक का टॉपिक है, साइंस टेक टॉपिक है. उसके अलावा ये भी साइंस टेक टॉपिक है, साइंस एंड टेक का टॉपिक है, ये भी साइंस एंड टेक का टॉपिक है, ये इकोनॉमी का टॉपिक है. और फिर ब्लू ओरिजिन, ये भी साइंस एंड टेक का टॉपिक है. ठीक है, तो मतलब जैसे जो टॉपिक जैसा है वैसे हिसाब से हम लोग डिस्कस करते रहते हैं. मेंस का जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, डॉकिंग टेक्नोलॉजी विल ब्रिंग रिवोल्यूशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन. 10 नंबर पे लिखना है. आकलन प्लस आप अपना मतलब आंसर को अगर चेक कराना चाहते हो तो आकलन प्लस जो है इसका हिस्सा बन सकते हैं. आपको सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करना है. कोई क्वेरी इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं. अच्छा क्वेश्चन देख लो. मैग्नीट्यूड 6.1 अर्थक्वेक रैटल्ड बिल्डिंग ऑन वानुआतू मेन आइलैंड. द गिवन आइलैंड इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी. किस वाटर बॉडी से एसोसिएटेड है. लास्ट में आंसर इसका देखेंगे. क्रैश कोर्स आपका एक्टिव है तो आज ये आपकी क्लास है इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग. तो इसमें हम लोग आज मैपिंग का कंप्लीट कर देंगे. इंडिया की जो मैपिंग है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी आज के लेक्चर के बाद. तो फिर उसके बाद वर्ल्ड ये स्टार्ट करेंगे. ओल्ड NCERT ज्योग्राफी की है तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिस नहीं करना है. और यूज़ द कोड 5AM UPSC. तो इस कोड से आपका अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा 50% से. ये नंबर है, कोई क्वेरी है तो आप देख सकते हैं. ये सारे इस टाइप की क्लासेस हैं, ये लास्ट में मैं आपको बता दूंगा. आकलन प्लस का सिलेबस मैंने जारी कर दिया है. जो क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं सेट 7 से सेट 11 में, जो ग्लोबलाइजेशन, सोसाइटी, IR और पॉलिटी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके होंगे. पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो ये सेट 7 से 11 तक आपके ये क्वेश्चंस इन मॉड्यूल से होंगे और आपको आंसर अपलोड करने और आप आंसर का अपलोड आप करा सकते हैं. टाइमिंग आपके जो क्वेश्चन का अपलोड करने का है, मतलब जो आपको होगा 4 PM सैटरडे 4 PM, एंड आप अपने आंसर को लिख के 5 6 क्वेश्चन जो एक सेट के अंदर होते हैं उसको लिख के आप अपलोड कर सकते हैं. कोई भी होगा तो मैं आपको कॉल करके एक्सप्लेन करूँगा कहाँ आपको इम्प्रूव करना है, कैसे क्या करना है. ठीक है, तो ये लिखने का हिस्सा आप ज़रूर से बने. चलो स्टार्ट करते हैं. इसरो एग्जीक्यूट्स सैटेलाइट डॉकिंग. अब इसमें डॉकिंग टेक्नोलॉजी एक टॉपिक है और इस पर स्पेस डेक्स मिशन पर भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. तो स्पेस डेक्स मिशन की बात करें तो इसे फुल फॉर्म देखा जाए तो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है. डॉकिंग जैसे क्या होता है कि रादर देन, जैसे आप ये मानो कि जैसे आप जैसा आप अपने आप को इमेजिन करो. ठीक है, अगर आपको बोला कि ठीक है आपको कपड़े पहनने हैं, आपको कपड़े चेंज करने हैं, शादी वाला शेरवानी पहनना है. शादी वाला शेरवानी में एक ने शेरवानी लाई, एक ने पगड़ी लाई, एक ने पैजामा लाया, एक ने जूता लाया. ठीक है, फिर एक ही जगह पे सब ने जो है उसको पहन लिया, मतलब एक ही जगह पे आपने पहन लिया. तो ठीक है, एक ने आपको शेरवानी पहना दी, एक ने टोपी, वो जो आपका ऊपर पगड़ी है वो पहना दी, नीचे जूते पहना दिया, एक ने पैजामा पहना दिया. तो इसी तरीके से क्या है कि जब हम ये जो स्पेस डेक्स एक्सपेरिमेंट की बात करें या स्पेस डॉकिंग की बात करता है, उसमें भी क्या है, अलग अलग सैटेलाइट्स जो हैं वो 2 स्पेसक्राफ्ट अलग अलग सैटेलाइट्स को लेकर जाएंगे और फिर वो डॉकिंग करेंगे, मतलब उन दोनों उनको जोड़ा जाएगा. और फिर जो जैसे मान लो हम अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं. तो इसमें 2 सैटेलाइट्स हैं आपकी, एक SDA X01 चेसर और SDA X02 टारगेट. तो 2 ये नाम की आपकी सैटेलाइट्स हैं, है ना. और इसमें जो रॉकेट यूज़ किया गया है दैट इज़ C60 रॉकेट का इस्तेमाल आपका किया गया था. तो मेनली ये है कि हम स्पेस क्राफ्ट किस टाइप से यूज़ कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफ़र बिटवीन डॉक्ड सैटेलाइट, अगर पावर ट्रांसफ़र भी किया, 2 जो डॉक्ड सैटेलाइट हैं, 2 डिफरेंट सैटेलाइट्स जो जा रही हैं, इनमें हम पावर ट्रांसमिशन भी कर सकते हैं. और इसमें फ्यूचर के अंदर जो है एस्ट्रोनॉट्स को भी भेजा जा सकता है मून के अंदर. फिर ये इसमें लाइक जैसे चेसर सैटेलाइट है, डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर टू 3 मीटर होल्ड पॉइंट, मतलब ये तो डिस्टेंस आपको बता रखा है. डॉकिंग आपकी बहुत ही प्रिसीजन उससे ध्यान में रख के की आपकी जाएगी. डॉकिंग के ऊपर हम लोग पूरा एक अलग से अभी टॉपिक आएगा तो उस पर डिटेल और डिस्कस आपका करेंगे. तो यहाँ पे
मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स जो है सेट्रैक आपका है, वहाँ से पूरा ये मिशन आपका एक तरीके से देखा जा रहा था। और यहाँ से धीरे धीरे अगर हम इस पर जो है सक्सेसफुल होते हैं तो हम जो क्रू मेंबर्स हैं तो उनको भी मून में भेज सकते हैं, मतलब एस्ट्रोनॉट्स को मून में भेज सकते हैं। उसके बाद रोबोटिक्स है, स्पेस कंट्रोल के लिए है, उस पर भी स्पेस कास्ट कंट्रोल जो है उस टेक्नोलॉजी को भी हम इन्हांस कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी आपका हेल्पफुल होगा। तो ये कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं, बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। बाकी अभी जो स्पेस डेक टेक्नोलॉजी है उस पर हम लोग आगे डिटेल में, बहुत पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। श्रीहरिकोटा टू गेट थर्ड लॉन्च पैड आपका है। तो एडवेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की बात आपकी की गई है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट जनरेशन जो लॉन्च व्हीकल है जो अराउंड 2030 के आसपास से स्टार्ट होगा, इसको यूज़ किया जाएगा। इसमें क्या है कि पहली चीज़ तो क्या है कि इसकी लॉन्च व्हीकल का मतलब आप समझो कि लॉन्च व्हीकल का मतलब इसके माध्यम से आप सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। जो रॉकेट है वही लॉन्च व्हीकल एक प्रकार से होता है जो पूरा तैयार होता है। अब ये जो नेक्स्ट जनरेशन जो लॉन्च व्हीकल, इसकी कुछ खूबियाँ हैं। पहला क्या है, ये हैवियर पेलोड का मतलब ये ज़्यादा भार को लेकर जा सकता है। तो ये है कि बहुत सारे ऐसे बड़े मिशंस हैं है ना, एक प्लैनेट से दूसरे, उसको भी ठीक है, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल होगा, उस पर भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। दूसरा रीयूजेबल टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लाइक जैसे जनरली सपोज करो आप सेटेलाइट को लॉन्च करते हो, लॉन्च करने के बाद अगर आप उसको रीयूज़ कर सको, आप रीयूज़ कर, जैसे आप एक कार से जा रहे हो, आप एक कार से गए, आप कार दोबारा, अगर आपको दोबारा लेने किसी को जाना है तो दूसरी कार से जाओ, ठीक है। मतलब अगर सपोज़ करो जैसे जनरली आपको क्या होता है, आपको एक कार लेने गई, फिर वापस आ गई, फिर लेने चली गई, तो इसमें आपको पेट्रोल का पैसा ही लग रहा है। ऐसी सैटेलाइट को छोड़ने जो है लॉन्च व्हीकल जा रहा है, फिर वापस अगर उसके चीज़ कंपोनेंट्स का यूज़ हो जाए तो हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। तो रीयूजेबल टेक्नोलॉजी पे भी ये वर्क रहेगा। इसमें फिर कई सारे जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी है, और जो फ्यूल यूज़ होगा एनवायरमेंटली फ्रेंडली होगा, सस्टेनेबल फ्यूल है, तो कार्बन एमिशन में भी रिडक्शन होगा। तो ये बेसिक आप कह सकते हो कि जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है उसकी ये खूबियाँ हैं जो कि हम जल्द लेकर आएंगे। अब इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इसमें काफ़ी सारे इसको लॉन्च करने का प्रयास भी कर रहा है, और कई सारे जैसे लॉकहीड मार्टिन और ये सब भी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट ये भी डेवलप करने की बात की रही है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। फिर इसमें ब्लू ओरिजिन भी आप क्या है, तो इससे इसरो है, लॉकहीड मार्टिन है, ब्लू ओरिजिन है जो है, ये सब कंपनीज़ हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को डेवलप करने के लिए हेल्प आपकी करेंगे। तो इस पर भी हम जो है कार्य करेंगे। तो और इसमें जैसे थोड़ा सा मैंने शायद स्क्रीनशॉट दूसरा, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर के अंदर थर्ड लॉन्च पैड भी आपका बनना शुरू हो गया है। लॉन्च पैड और यहाँ से चीज़ें लॉन्च होती है। जैसे मान लो कि हवाई जहाज़ आप हवाई जहाज़ जो है उड़ती है ना, तो उनके लिए एयरपोर्ट्स होते हैं, तो इतने सारे एयरपोर्ट्स होते हैं। ऐसे ही जो लॉन्च व्हीकल के लिए आपको लॉन्च पैड्स होते हैं, तो थर्ड जो लॉन्च पैड है वो हमने किया है। सो यहाँ पे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। अब इसमें देखो कुछ की क्वेश्चंस हम लोग देख लें, जैसे क्वेश्चनर्स जो मैंने इसमें देखे हैं कि व्हाट इज़ नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। तो ये एडवांस रॉकेट सिस्टम है जो हायर पेलोड ज़्यादा बाहर लेके जा सकता है, कॉस्ट भी इसकी रिड्यूस होगी, प्लस इसको रीयूज़ भी, मतलब रीयूजेबल टेक्नोलॉजी भी होगी। ट्रेडिशनल लॉन्च व्हीकल से किस तरीके से है, तो इसमें ये खास तौर से इसका अंतर यही है कि इसमें रीयूजेबल स्टेज भी है, प्लस सस्टेनेबल फ्यूल्स, मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स का भी इस्तेमाल होगा। लोअर लॉन्च कॉस्ट भी होगा, दैट इज़ ऑल्सो लोअर, ठीक है। तो लोअर लॉन्च कॉस्ट भी है आपकी। मेन डेवलपर्स इसके कौन है, ये आप याद रखो, इसरो है, लॉकहीड मार्टिन, ब्लू ओरिजिन और स्पेस एक्स है। उसके अलावा कौन सा मिशन जो है सपोर्ट आपका करेगा, तो इसमें कई हैं मिशंस हैं। सैटेलाइट का डिप्लॉयमेंट, इंटरप्लैनेटरी है ना, तो इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशंस है, दूसरे प्लैनेट में आप चीज़ें देखना चाहते हो, वहाँ एक्सप्लोर करना चाहते हो, नेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स के लिए, तो इन मिशंस को ये सपोर्ट करेगा। क्या ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें इको फ्रेंडली फ्यूल का इस्तेमाल होगा। अब इसमें क्या टाइमलाइन एक्सपेक्टेशन है, नेक्स्ट 5 ईयर्स पर हम काम करेंगे, 2030 की बात है। अब ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में भी काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी, कई शेयर्ड मिशन साथ में काम करेंगे, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज भी होगा। क्या चैलेंजेज इसमें कुछ हैं, देखो सारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब यही सब होता है कंटेंट का। अभी इसमें जैसे अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखोगे तो आपको एनजीएलवी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्या ये कंट्रीब्यूट करते हैं इंटरनेट, हाँ, क्या व्हाट आर द सम चैलेंजेस जो है इसमें फेस आपके हो रहे हैं, तो इसमें फंडिंग कंस्ट्रेंट होगा, रेगुलेशन का इशू होगा, टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज़ होगी उसका चैलेंज आपका होगा। क्या ये कॉस्ट ऑफ स्पेस ट्रैवल है, तो इससे जो कॉस्ट आपके फ्यूचर के अंदर रिड्यूस हो सकता है। एनजीएलवी फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन में जैसे मून्स, मार्स और बियॉन्ड भी अगर हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं
तो उसके लिए बहुत आपका हेल्पफुल आपका रहेगा, ये चीज़ आपकी कही गई। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रह्मोस मिसाइल से की पॉइंट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं, तो ये देख लो आप। लाइक बटन आप लोग ज़रूर से प्रेस करें, ठीक है। और प्रीलिम्स का जो है वो करंट अफेयर का कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो गया, मंडे से क्लासेस मिलेंगी, बट स्टडी मटेरियल मैंने अपलोड कर दिया काफ़ी सारा। तो ये इस साल के प्रीलिम्स साइंस एंड टेक का भी सेपरेट कोर्स है, बाकी क्रैश कोर्स भी सेपरेट आपका है। तो इन कोर्सेज़ को आप लोग बिल्कुल भी मिस, मैं आपसे कहूँगा अगर आप इस साल तैयारी कर रहे हैं तो इनको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो जल्द अभी एक नई टेस्ट सीरीज़ भी और लॉन्च हो जाएगी, और प्लस एक मेंटरशिप प्रोग्राम प्रीलिम्स के लिए मैं लेकर आऊँगा, जिसमें आपको थोड़ा बहुत गाइडलाइंस अगर किसी को चाहिए, मान लो कई चाहते हैं कि बस सर आप गाइड कर दो, तो वो भी जल्द आ जाएगा। चलो ऑल अबाउट ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। देखो एक कंसेप्ट है आपका, दैट इज़ ब्रह्मोस सुपरसोनिक। ये क्या है, क्रूज़ मिसाइल है। तो क्रूज़ मिसाइल देखो, एक मिसाइल आपकी होती है जिसको आप मान लो ऐसा छोड़ते हो, ठीक है, वो पैराबोलिक पाथ अपनाती है, ऐसे करोगे और फिर ये पैराबोलिक पाथ अपनाती है। तो ये जनरली जो ये ऐसी मिसाइल्स होती हैं उन्हें हम बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो शब्द यूज़ करते हैं, जैसे मान लो अग्नि है, वो क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा एक है आती है, जैसे आपने छोड़ा सीधा जाएगी, ठीक है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है। तो ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, क्रूज़ मिसाइल आपकी होती है। तो ये क्या है, सुपरसोनिक, मतलब मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। इंडिया रशिया के कोलैबोरेशन से ब्रह्मोस मिसाइल बनी है। इसकी स्पीड 2.8 से लेकर 3 मैक है। 400 किलोमीटर से इसकी रेंज है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऐसी कौन सी ट्रीटी थी जिसको भारत साइन करके फिर जो है इसकी रेंज बढ़ाने में हेल्प मिली है। कमेंट सेक्शन में बताना, कई बार मैंने आपको पढ़ाया। लैंड सी और एयर की बात करें तो वहाँ से इसको लॉन्च किया जा सकता है। और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, मतलब इजीली डिटेक्ट नहीं है आपकी होगी। और नेविगेशन और जीपीएस पे, मतलब जो मूव करने के लिए जो नेविगेशन की ज़रूरत है उसमें भी एडवांस यूज़ करेगा ये। न्यूक्लियर वॉरहेड, मतलब न्यूक्लियर वेपन को भी ये लॉन्च करने में हेल्प करेगा। इंडोनेशिया फिलीपींस ने अभी हमसे ख़रीदा भी है। और उसके बाद डिफेंस अगेंस्ट जो रीजनल थ्रेट्स हैं चाइना पाकिस्तान, उसके लिए हमारे लिए हेल्पफुल है। और उसके बाद वॉर हेड ऑप्शन है, मतलब क्या आप कौन सा हथियार इससे लॉन्च कर सकते हो। तो कन्वेंशनल न्यूक्लियर कोई भी कर सकते हो। लिक्विड सॉलिड फ्यूल का इसमें इस्तेमाल होता है। रडार, ठीक है, तो यहाँ पे गाइडेंस है, तो रडार होमिंग, मतलब ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर है, मतलब इजीली ये डिटेक्ट भी आपकी नहीं होती। देखो बस की पॉइंटर्स हैं, इतना याद रहेगा, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। ये सब इसमें दे नहीं रखा है, दैट हमने डिस्कस किया। अब देखते हैं यहाँ पे टीबी के ऊपर है, साइंस वाले पेज में आपका आया है। अब इसमें एक चीज़ मैंने आपको हमेशा से बता रखा है, मतलब अब रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। दैट इज़ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो टीबी के, देखो टीबी की जो बीमारी है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, दैट इज़ माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलाई। माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलाई, ये उस बैक्टीरिया का नाम है। अब ये जो बैक्टीरिया है जिसे हम माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलाई बोलते हैं, तो इस बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या है कि रेजिस्टेंट जो है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए। जैसे मान लो एक दवा है, दो दवा है, तीन दवा है, तीनों ये अगर हम दवा की बात करते हैं तो उसके प्रति क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाए, है ना। तो ऐसे जैसे मान लो कि कुछ में दवा है तो उसे MDR TB बोलेंगे, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है। XDR TB जो एडवांस दवाएं हैं उसके खिलाफ अगर जो है बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है, XDR TB बोलेंगे। तो ये जो TB है, MDR TB, XDR TB, ये TB कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि दे आर मतलब ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो दवा आप इसके खिलाफ यूज़ कर रहे हो वो उस बैक्टीरिया पे उसका असर नहीं पड़ता, तो एक मैटर ऑफ कंसर्न भी जो है वो बनता है। अब यहाँ पे हम लोग इसके प्रयास भी कर रहे हैं कि इसको कहीं ना कहीं रोका जाए, टारगेट भी हमने सेट किया है। तो इसमें मोर्टेलिटी रेट है लगभग 30-40%। इस पर स्ट्रेन जो TB रेजिस्टेंट है, मतलब ये जो दवाइयाँ हैं जो मेंशन है, रिफेमेसिन और आइसोनियाजिड करके है, जिसमें जो TB रेजिस्टेंट है वो देखने को आपका मिल रहा है। अब उसमें सिग्निफिकेंट केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं। उसके बाद आप देखोगे की चैलेंजेस क्या हैं, लैक ऑफ एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट, मतलब TB ड्रग का मिसयूज़ भी एक बड़ा दिक्कत वाली बात है। कुछ जैसे आप ये याद रखना, BPL रेजिम, बाकी कैसी दवा क्या दी जाती है वो हम लोग को नहीं देखना। BPL रेजिमेंट किससे रिलेटेड, TB के ट्रीटमेंट से, जिसमें ये 3 दवाइयाँ यूज़ होती हैं, बेडाक्विलिन, प्रीटोमेनिड और लाइनजोलिड करके। ट्रायल एविडेंस की बात करें तो इसमें कुछ ये 2 एक्स्ट्रा दवाइयाँ इन पर चल रहा है कि जैसे और भी दवाइयाँ उनके प्रति जो बैक्टीरिया है उसने रेजिस्टेंट डेवलप किया, तो हम कुछ इन पर भी काम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस की बात किया जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ एडहेरेंस मॉनिटरिंग,
मतलब देखना कि कैसा किसका क्या असर है, तो इसमें कैसे हम डायग्नोस करते हैं, ट्रेनिंग कैसे हेल्थ कर वर्कर की हो रही है, इस पर हम अपने आप को तैयार भी कर रहे हैं। और कई इसके इम्पैक्ट भी हैं, किसी को टीबी है तो उसे बहुत सोशल एस्पेक्ट में भी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। आर्थिक और न्यूट्रिशन सपोर्ट की अगर बात करें, और ठीक है, तो शॉर्टर रेजिमेंट्स आर ट्रांसफॉर्मेटिंग बट नॉट अ कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि जैसे कुछ ऐसी दवा है जो तुरंत आपको असर कर सकती हैं, वो है, लेकिन वो इतना पूरा एक कंप्लीटली हमें पूरा इतना हेल्प नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बस थोड़े बहुत जैसे बाकी तो कॉमन सेंस के पॉइंट्स हैं, बस ये आप ये देखना कि निक्स टीबी जेनिक्स न्यूज़ में था, बीपीएल रेजिमेंट किससे रिलेटेड है, ये कुछ आपको पॉइंट्स देखना है, मल्टी ड्रग टीबी रेजिस्टेंस क्या है, ये बस इतना याद रखना है। ठीक है, प्लस आप ये देख लेना कि इंडिया का भी टीबी प्रोग्राम है जिस पर हमने कई चर्चा की है, तो उसका भी थोड़ा आइडिया आप रखना। अब देख लेते हैं डॉकिंग टेक्नोलॉजी पर। इसमें मैंने थोड़ा कंटेंट बना लिया क्योंकि यूपीएससी जैसे खाली बेसिक इन्फॉर्मेशन पे नहीं जाएगा, डॉकिंग टेक्नोलॉजी पर ये लोग रीच कर सकते हैं कि बेसिकली डॉकिंग टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो इंपॉर्टेंस देख लेते हैं डॉकिंग टेक्नोलॉजी की बात अगर किया जाए तो डॉकिंग टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है वो देख लेते हैं। तो इसमें देखो जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, जैसे जैसे आप देखोगे ना कि आप देखोगे जैसे कई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जिसका मतलब इंडिया के अंदर बनाने का नहीं है, तो वो क्या करते हैं, तो वो अलग अलग पार्ट्स लेकर आएंगे भारत में, फिर उसको जोड़ देते हैं और वो जो गाड़ी है फिर वो बनती है। ऐसे ही क्या है कि जब आप किसी को मतलब एक पूरे उसको लॉन्च करना चाह रहे हो, तो आप कंपोनेंट्स को सेपरेटली लॉन्च करते हो और फिर स्पेस में वो असेंबल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो आप ऐसा असेंबलिंग करते हो इसी को डॉकिंग बोलता है, और यही डॉकिंग टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है। अब इसकी कॉस्ट इफेक्टिव तो एबिलिटी टू सर्विस सैटेलाइट एंड कंडक्ट ऑर्बिटल रीसप्लाई मिशन इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट। तो है ना, तो यहाँ पे जैसे जैसे एक चीज़ तो ये है कि सैटेलाइट आपने लॉन्च की, उसका प्रॉपर सर्विस करना, और दूसरा जो कई मिशंस होते हैं तो रीसप्लाई, मान लो कुछ दिक्कत आती है तो आप दूसरा कंपोनेंट लॉन्च कर सको, तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस के लिए बहुत मैटर करता है। तो ये इसलिए डॉकिंग टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट भी बन जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, हम अपना जैसे अंतरिक्ष स्टेशन भी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल आपका है। तो डॉकिंग टेक्नोलॉजी है ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज जो स्पेस क्राफ्ट है वो ऑर्बिट जिस पूरे एक घेराव है जिसमें पूरा जो सैटेलाइट है वो ऐसा मूव करती है, तो यहाँ पे किस टाइप से रिफ्यूल किया जा सकता है, कैसे जो है मिशन को कंडक्ट किया जा सकता है, क्रू को कैसे एक सैटेलाइट से दूसरे उसमें ट्रांसफ़र किया जा सकता है सैटेलाइट की सर्विस के लिए। तो ये टर्म अगर आपसे पूछा जाए कि डॉकिंग टेक्नोलॉजी का स्पेस उसमें क्या मतलब एप्लीकेशन है, अगर ये पूछा जाता है, यही सब आप याद रखना कि रिफ्यूलिंग को अलाउ करेगा, क्रू का ट्रांसफ़र के लिए हेल्पफुल होगा, सैटेलाइट सर्विसिंग के लिए हेल्पफुल होगा, ये चीज़ है। अब ये डॉकिंग के लिए हम ऐसा नहीं पहली बार हुआ है, ये 1960s से इस पर काम हो रहा है, और ये इंपॉर्टेंट रोल भी है जिससे हम स्पेस ये जो कि आपका लाइक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे मिशंस के लिए बहुत हेल्पफुल भी है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप डॉकिंग पोर्ट है, अब ये क्या है, डॉकिंग पोर्ट में एक स्पेसक्राफ्ट जुड़ा है क्रू ट्रांसफ़र से, दूसरा जो है वो स्पेसक्राफ्ट भी जुड़ा है रिफ्यूलिंग से। तो इस टाइप से ये क्या है कि डॉकिंग टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट करेगी। एक आपने डॉकिंग पोर्ट जो बनाया, तो एक जो है स्पेसक्राफ्ट ऐसे है, ठीक है, और दोनों को ये जोड़ देगा, ऐसे इस टाइप से जुड़ जाएगा। तो डॉकिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही आपका होगा। तो एक का रोल क्या है, क्रू ट्रांसफ़र का, दूसरा रिफ्यूलिंग के लिए यूज़ हो रहा है, ये है। अब मैकेनिक्स क्या है डॉकिंग टेक्नोलॉजी का, डॉकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, तो डॉकिंग में सीरीज ऑफ लाइक दो स्पेसक्राफ्ट अलाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ डॉकिंग मैकेनिज्म यूज़ होता है ना, इंक्लूडिंग प्रोब, ड्रॉग, सॉफ्ट कैप्चर सिस्टम। ठीक है, इस पर मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, इसमें थोड़ा स्टडी करके और एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें जैसे प्रॉब और ड्रॉग जो तरीका है वो आपका अपोलो मिशन में हुआ था, सॉफ्ट कैप्चर जो है मॉडर्न एप्लीकेशन है, और एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। तो ये एक मतलब एक आपका ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो प्रॉब, ड्रॉग और सॉफ्टवेयर कैप्चर। अब आपसे पूछा जाए सॉफ्ट कैप्चर सिस्टम, तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना है कि दे आर मैकेनिक्स ऑफ डॉकिंग। डॉकिंग ये तरीके हैं डॉकिंग करने के। सेंसर का यूज़ होता है इसमें, और एक एक्चुएटर का यूज़ होता है। तो एक्चुएटर अगर आपसे पूछा किस लिए यूज़ होता है, डॉकिंग प्रोसेस में ये यूज़ होता है। ठीक है, देखो ये यूपीएससी का लेवल है, ठीक है, जहाँ ये रीच कर सकता है। अब क्योंकि मैं जब इसके बारे में स्टडी कर रहा था तो इसमें थोड़ा सा ये एक एक्स्ट्रा
चीज़ आई थी। तो मतलब प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बाकी ये तो आपको पता ही है कि डॉकिंग सिस्टम के अंदर ये यूज़ होता है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि एक्चुएटर का है ये, क्या इसका एप्लीकेशन कहाँ, इनमें से किस में हो सकता है, तो डॉकिंग प्रोसेस में हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा मे भी फॉन्ट आपके लिए कम हो। एप्लीकेशन इसका सैटेलाइट सर्विस के लिए, क्रूड मिशन के लिए, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए हो सकता है। तो ये आपसे बिल्कुल पूछा जाता है कि इनमें से डॉकिंग टेक्नोलॉजी किसके लिए इस्तेमाल हो सकती है। अब यहाँ पे लाइक हम लोग भी 2 सैटेलाइट ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट के अंदर हम उसको डॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम एक इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं रुपये की वीकनिंग के ऊपर है। इस पर हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया। देखो सिंपल से एक चीज़ जो है आपको समझना है, इकोनॉमी का महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए है। ठीक है, तो कि जो रुपी है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ जो आपको समझना है कि कोई भी, जैसे मान लो कोई भी करेंसी, जैसे मान लो रुपीज़ की अगर आप बात करोगे, तो रुपीज़ का भी जो वैल्यूएशन है वो इसके डिमांड पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो एक तरफ आपका डॉलर है और दूसरी तरफ आपका रुपीज़ है, तो ये जो रुपीज़ है और डॉलर है, तो इस किसका डिमांड, अगर मान लो डॉलर का डिमांड हाई है तो रुपये की वैल्यू कम होगी और इसकी वैल्यू आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड भी किस पर निर्भर करता है। जैसे मान लो आपके देश में से कैपिटल आउटफ्लो होता है, कैपिटल आउटफ्लो होता है, पैसा लगा रखा शेयर मार्केट में, वो पैसा पूरा निकाला जा रहा है, तो वो कैपिटल आउटफ्लो होगा। तो इस केस में क्या है कि डॉलर का डिमांड आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, और रुपये का जो है डिमांड रिड्यूस होगा। डिमांड अगर डॉलर का बढ़ेगा, रुपये है ना, तो रुपये का, तो इसमें क्या होगा कि जो रुपये की वैल्यू है वो क्या है, रिड्यूस आपकी होगी। तो अगर कैपिटल आउटफ्लो, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है आपका। अगर मान लो इम्पोर्ट बढ़ता है तो उस केस में भी आपका क्या है, डॉलर में पैसा देना, डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, रुपये जो है आप कह सकते हो कि उसकी वैल्यू फिर आपकी रिड्यूस होगी। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और दूसरी चीज़ ये भी होता है कि भले, दूसरी चीज़ ये भी आपका होता है कि अगर मान लो आपका एक्सपोर्ट में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, विश्व के ट्रेड में आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो आपकी करेंसी भी वीक हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपका एक्सपोर्ट में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है तो लोग फिर डॉलर में मतलब अगर आपको पैसा देंगे, आपकी करेंसी में आप ज़्यादा वो नहीं रहोगे, तो उस हिसाब से भी डॉलर का डिमांड आपका बढ़ता चला जाएगा। तो ये स्थिति आपकी रहती है कि हम ट्रेड में हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़े, इंपोर्ट हमारा रिड्यूस हो, कैपिटल आउटफ्लो आपका ना हो। सो यहाँ पे ये वैल्यू रुपीज़ की फ्लक्चुएट कर रही है। सो एक्सचेंज रेट जो है, जैसे मान लो कि एक्सचेंज रेट का मतलब, जैसे आप अगर आपको $1 खरीदना है तो कितना आप रुपए दोगे। मान लो अभी आप 85-86 रुपये दे रहे हो, पहले 80 देते थे, पहले उससे पहले 70 देते थे। तो इससे क्या, ये एक्सचेंज रेट हम इसे कहते हैं, और ये यही शो करता है कि आपकी वैल्यू कितनी आपकी स्ट्रांग है रुपीज़ की। एक नॉमिनल हो गया, एक रियल एक्सचेंज रेट हो गया। तो जब आप नॉमिनल शब्द का बात करते हो, ये मतलब इसमें जो करंट प्राइस है उस पर देखते हैं, और रियल एक्सचेंज रेट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आप इन्फ्लेशन एस्पेक्ट को एडजस्ट करते हो। तो रियल एक्सचेंज रेट टेक इट्स अकाउंट जो भी रिलेटिव प्राइस दोनों देशों के बीच में, आप कह सकते हो कि प्राइस का डिफ्रेंसिएशन है, उसको भी आप कंसिडर करते हो। तो ये चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल तो जो अभी प्रेजेंट रेट है उसी हिसाब से आप देख रहे हो, और रियल एक्सचेंज रेट के अंदर आप जो है, जो प्राइस, रिलेटिव प्राइस है दोनों गुड्स का दोनों कंट्रीज़ में, उसको भी कंसीडर आप करते हो। अब एक्सचेंज रेट की बात अगर किया जाए, 3 मेन टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट होता है। एक तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब है कि चीज़ें फिक्स्ड है कि ये $1 मान लो कह दिया कि 50 रुपये का, तो 50 रुपये का ये होगा, उस पर कोई चेंज जो है नहीं होगा, मतलब जो भी मार्केट उसमें डिपेंडेंट नहीं होगा। एक आपका फ्लोटिंग होता है, तो यहाँ पे ये मार्केट के बेसिस में, करेंसी की डिमांड सप्लाई पे जो एक्सचेंज रेट है वो वेरी करेगा। एक होता है मैनेज फ्लोटिंग बोथ, उसमें मैनेज भी होगा, मतलब मैनेज किया जाएगा। जैसे मान लो सेंट्रल बैंक है, वो अपना करेंसी का जैसे मान लो रुपये वीक पड़ रहा तो मार्केट के अंदर डॉलर भी ज़्यादा कर देगा। तो मतलब इस टाइप से चीज़ें मैनेज करना, और फ्लोटिंग मतलब मार्केट प्रिंसिपल से भी जो एक्सचेंज रेट है वो आपका डिटरमाइन होता है। अब यहाँ पे क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ प्रोसेस अपनाया भी है ना, खास तौर से मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हमने उस पर फोकस भी किया, क्योंकि आरबीआई ने, अगर मान लो हमारी करेंसी बहुत वीक पड़ रही तो आरबीआई ने उसके वैल्यू को मैनेज करने का भी प्रयास काफ़ी हद तक किया है। तो व्हेन डिमांड सच दे वुड डिवैल्यू द रुपी बाय सेलिंग ऑफ द रिजर्व्स। तो ये चीज़ आपकी कई बार की गई हैं। जैसे मान लो कि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर रुपये की वैल्यू बहुत रिड्यूस हो रही है और डिमांड बहुत ज़्यादा, डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है, उस केस में मार्केट में डॉलर छोड़ दिया जाएगा, जिससे कि जो डॉलर का डिमांड हो मीट हो पाए। अदरवाइज़ बहुत अधिक डिमांड होगा तो आपकी करेंसी वीक पड़ जाएगी, और मतलब अगर वो डिमांड मीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि आरबीआई ने पोस्ट कोविड के बाद थोड़ा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की तरफ जो है वो भी अप्रोच किया है। डॉलर एक्सचेंज रेट रिलेटिवली स्टेबल रखा है। अब ये जो रिसेंट डिवेल्यूएशन की अगर अब बात किया जाए तो इसमें जो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन बताया गया है वो करंट अकाउंट डेफिसिट है।
ठीक है। करंट अकाउंट मतलब आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो अंतर है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि आपके देश का इंपोर्ट बहुत अधिक है एक्सपोर्ट से ज़्यादा, तो इस वजह से फॉरेन करेंसी का डिमांड बढ़ता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये भी है कि अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो उस स्थिति में आप फॉरेन करेंसी का डिमांड मतलब डॉलर का डिमांड बढ़ेगा और आपकी करेंसी वीक पड़ेगी। तो ये एक आज के समय में फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। अगर आपसे पूछा जाए कि इस समय रिसेंट जो आपका डिवैल्यूएशन है उसके पीछे क्या कारण है, तो एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब आपका इंपोर्ट आपका ज़्यादा है। अब आपको पता है कि इंपोर्ट जब आप करते हो तो उसमें क्या है, इंपोर्ट के अंदर आपको पैसे देने पड़ेंगे। आपने मान लो कोई चीज़ खरीदी बाहर से, तो आपको डॉलर में पैसा देना पड़ेगा, डॉलर का डिमांड बढ़ेगा। फिर आपका कैपिटल आउटफ्लो है, आपके शेयर मार्केट में, कैपिटल मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनीज, इंस्टीट्यूशनल बैंक, जो इन्वेस्टर्स है, बहुत सारे दूसरे इन्वेस्टर आपके यहाँ पे पैसा लगाए, अब वो पैसा वापस लेके जाएंगे तो लेकर डॉलर में जाएंगे, तो उस केस में भी आपका डॉलर का डिमांड बढ़ेगा और आपकी करेंसी का कम होगा। अब इससे देखो अफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, एक्सपोर्ट में है। एक्सपोर्ट में इसलिए है क्योंकि आपको, जैसे आप कोई चीज़ पहले $1 का एक्सपोर्ट करते थे तो आपको पहले 70 रुपये मिलते थे, अब 85 रुपये मिलेंगे, तो एक्सपोर्ट के लिए तो ठीक है। और ठीक है, तो वीकर रूपी कैन बूस्ट एक्सपोर्ट व्हेन डोमेस्टिक गुड्स बिकम चीपर फॉर फॉरेन बायर्स, इट कैन लीड टू इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट पोटेंशियली स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। फिर दूसरा कि दूसरी चीज़ ये भी है कि हमारे एक्सपोर्ट मतलब जैसे हमारे सपोज़ पहला जब अगर आप देखोगे कि पहले उनका $1 मान लो 70 रुपये की चीज़ बाय कर पा रहा था, तो अब वो $1 85 रुपीज़ की चीज़ बाय कर पा रहा है। तो इसलिए क्या है कि एक्सपोर्ट को ये बूस्ट मिलेगा, क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू करेंसी की रिड्यूस हुई है, तो उस केस में जो गुड्स हैं दे कैन ऑल्सो भी चीपर, तो फॉरेन बायर्स जो हैं आपकी चीज़ों को ज़्यादा खरीदेंगे, तो उससे आपके एक्सपोर्ट के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। डोमेस्टिक प्राइजेस पे जो है हो सकता है नेगेटिव, डिप्रिशिएटेड करेंसी की वजह से इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ सकता है, उससे आपका डोमेस्टिक प्राइस बढ़ेगा। इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, उससे आपका डोमेस्टिक प्राइस बढ़ेगा। अगर इंपोर्ट आप रॉ मटेरियल या पेट्रोल डीजल ये सब आप अगर मान लो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो तो वो महंगा होगा, तो उससे एसोसिएटेड चीज़ें उनका भी प्राइस आपका बढ़ जाएगा। फिर क्या है कि इंडियन इकोनॉमी कई सारी स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट जो है उन्होंने मतलब जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है आपका, है ना, जैसे हमारा जो इकोनॉमी है उसका जो ढांचा है उसके भी कई चैलेंजेस हमने फेस किए हैं, तो उसको भी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने में चेंज लगेगा। जैसे हम सप्लाई के लिए चीज़ों के लिए चाइना पे निर्भर हैं बहुत सारे, पॉलिसी लेवल पे हमें कई बदलाव जाने, स्टेट सेंटर का कोऑपरेशन का कई जगह कमी होता है, तो ये कई स्ट्रक्चरल चेंज का भी जो है हमें एक चैलेंज जो है वो आपको फेस करना पड़ेगा, तो ये देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये भी कहा है कि जो है ना, तो यहाँ पे जैसे एक चीज़ ये भी कहा गया कि जो नॉमिनल रेट और रियल रेट एक्सचेंज रेट, जो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा, नॉमिनल रेट में तो जो प्रेजेंट प्राइस है उसमें आप पूरा वैसा का वैसा देखते हो, रियल रेट में आप जो जिस कंट्री से आप कंपेयर कर रहे हो तो उसमें जो भी प्राइस डिफ्रेंसिएशन है उसको भी देखते हो, इन्फ्लेशन एस्पेक्ट को भी देखते हो और उसको एडजस्ट करके फिर करेंसी का एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हो। तो नॉमिनल रेट में तो आपकी करेंसी डिप्रिशिएट होती है, बट जो रियल रेट होता है उसमें आपकी करेंसी मतलब उसकी वैल्यूएशन इंप्रूव होती है। तो यहाँ पे क्या है कि ये भी एक डिफरेंसेस जो हैं वो भी कई बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए हैं, तो वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है तो आप इजीली चीज़ें कर सकते हैं। बेजोस ब्लू ओरिजिन लॉन्चेस रॉकेट, तो ये आप देखो अभी बेजोस जो है उनकी जो ब्लू ओरिजिन कंपनी, उन्होंने नया रॉकेट है जिसका नाम न्यू ग्लेन रॉकेट है, वो उन्होंने जो है लॉन्च किया। अब इनको पता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी एक बड़ा मार्केट फ्यूचर के अंदर होने वाला है, तो ब्लू ओरिजिन न्यू ग्लेन मार्केट जो है अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट उसने लॉन्च की है। और ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे सेटेलाइट कुछ समय तक आपकी थी, तो यहाँ पे मान ली है ना, तो यहाँ पे अमेज़न प्रोजेक्ट क्यूपर सेटेलाइट करके लॉन्च भी करना चाहते हैं और नासा ने भी इसको सपोर्ट किया है। 50% ऑफ है आपका जो क्रैश कोर्स है, यूज़ द कोड 5 AM UPSC। ठीक है, और इस पर मैं आपको आज हम लोग की क्लास मैपिंग की होगी, मैपिंग आज आपकी इंडिया की मैपिंग कंप्लीट हो जाएगी और जो है फिर इसके एक चैप्टर आपका हो चुका, फिर ये ओल्ड NCERT ज्योग्राफी के हम लोग कवर करेंगे और नेक्स्ट वीक से पैरेलली आपका करंट अफेयर की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, प्रीलिम्स के करंट अफेयर अप्रैल में मैं सारा कंप्लीट कर दूंगा, अप्रैल एंड तक। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे लेक्चर्स आपके होंगे, हर उसका वीक का आपको शेड्यूल मिल जाएगा। 13 to 18 जनवरी का शेड्यूल है। कोई क्वेरी इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए यूज़ द कोड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप जरूर से आप डाउनलोड करें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे मंडे से, और प्रीलिम्स करंट अफेयर्स का काफ़ी कंटेंट मैंने डाल दिया, उसको पढ़ना शुरू कर दो, वीडियो मंडे से पढ़ने लग जाएगा। सौरभ पांडे CSE ऐप आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके अलावा आप ज्वाइन करने के लिए सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पर जा सकते हैं। ऑल कोर्सेस में आपको क्लिक करना है, कोई क्वेरी है तो आप उस पर नंबर है इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। ये टेलीग्राम चैनल है अलग से, द हिंदू एनालिसिस बाय सौरभ सर फॉर UPSC।
इस नाम से इसका डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आपको PDF डाउनलोड करना है इस सेशन का। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन मैंने आपका दिया था, इसका आंसर जो है सी है, दैट इज स्पेसिफिक क्वेश्चन। वानुआतू मेन आइलैंड कहाँ लोकेटेड है, ये क्वेश्चन आप देख लो। डॉकिंग टेक्नोलॉजी विल ब्रिंग रिवोल्यूशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, 10 नंबर का ये टॉपिक है, तो इसको आप लोग जरूर से लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।